अरब देश या ईरान, गजा के लिए आखिर कौन क्या कर रहा है? आइए इस वीडियो के जरिए आम लोगों के दिल और दिमाग में उठने वाले कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि फिलिस्तीन की मदद आखिर कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जो मदद कर रहा है वो कितनी मदद कर रहा है, जो मदद नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर रहा है। कोई भी राय बनाने से पहले इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पहले अरब देशों का जिक्र होगा और उसके बाद ईरान का, क्योंकि इन्हीं दोनों के सहारे फिलिस्तीन की मदद करने या ना करने का शोर मचाया जा रहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। एक अर्ज कर दूं कि ये वीडियो ज़रूरी नहीं सभी को पसंद आए, लिहाजा जो जज्बात के सहारे वीडियो को देखते हैं वो ना देखें। हाँ, जिनके पास एक इंटेलेक्चुअल सोच है वो ज़रूर इस वीडियो में कही गई बातों से इत्तेफाक रखेंगे, वो देखें। सबसे पहले बात अरब ममालिक बल्कि अरब देशों की। आज बात हिंदी में भी होगी ताकि उर्दू ना समझने वाली ऑडियंस भी खामोशी और शोर के इस तमाशे को आसानी से समझ सके। पहला सवाल यह है कि आखिर अरब मुल्क गजा की पूरी मदद क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं आधी अधूरी, लेकिन पूरी मदद क्यों नहीं कर रहे? जो तवक्को है उस पर खरा क्यों नहीं उतर रहे? दुनिया में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अरब देश गजा और फिलिस्तीन की पूरी मदद क्यों नहीं कर रहे। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे उनके अपने फ़ायदे, उनका डर और खौफ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चलिए सारे फैक्टर्स को आसानी से और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गजा मामले पर अरब ममालिक या अरब देशों का स्टैंड अधूरा अधूरा सा लगता है। इसकी पहली वजह है सियासी रिश्ते और दबाव। कुछ अरब देशों ने इसराइल के साथ दोस्ती और बिजनेस रिश्ते बना लिए हैं, जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान। जी हाँ, सूडान भी। अमेरिका और यूरोप का भी दबाव रहता है इन पर कि इसराइल के खिलाफ ज़्यादा न जाना। पहली वजह, अपने मसले ज़्यादा ज़रूरी हैं इन सब के लिए। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और यूएई अपने अंदरूनी मामलों में उलझे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट और इकनॉमी पर काम कर रहा है तो कोई बगावत को भड़कने नहीं देना चाहता। मिस्र गजा से हमदर्दी करता है, लेकिन उसे अपनी हिफाजत और इसराइल से रिश्तों की भी फिक्र है। अगली वजह है जंग का खतरा। इसराइल को उसकी फौजी ताकत और अमेरिका का सपोर्ट बहुत मजबूत बनाता है। आप अमेरिका को इसराइल से माइनस कर दीजिए और फिर देखिए कितनी जंग लड़ सकता है वो। अरब देशों को लगता है कि इसराइल से लड़ाई का मतलब खुद को मुश्किल में डालना और अमेरिका से भी रिश्ते बिगाड़ना। तो अब अगला सवाल यह है कि अरब देश क्या वाकई गजा की मदद कर रहे हैं? इस सवाल का पहला जवाब है इंसानी मदद, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड। हाँ, कतर और यूएई जैसे कुछ अरब मुल्क फ़लस्तीन को पैसा और राहत का सामान भेज रहे हैं और हमेशा से भेजते भी रहे हैं अरब ममालिक। मिस्र ने गजा में ज़ख्मी लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी और बॉर्डर भी खोला, जिससे गजा के लोग इलाज करवाने दूसरे मुल्क जा सकें। एक कौम जिंदा रहेगी खा पी कर और दवा से, तो वो लड़ेगी ना। दूसरा जवाब है सीधी फौजी मदद ये नहीं दे रहे अरब मुल्क। कोई भी अरब देश इसराइल के खिलाफ खुलकर फौज नहीं भेज रहा। बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हैं और खौफ भी है। सिर्फ ईरान के साथी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला, हौथी और हमास गजा के लिए हमले करते रहे हैं। इसमें हमास ही सबसे लंबी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो फिलिस्तीन का ही मूवमेंट है। ज़्यादा नुकसान भी उसी का हुआ है। हिजबुल्ला अपने सीनियर लीडर्स और मिलिट्री असेट्स का बड़ा नुकसान उठाकर वैसे ही खामोश बैठ गया है, जैसे 3 जंग हारने के बाद अरब मुल्क खामोश हैं। यमन में हूथीस के ठिकानों पर अमेरिका रोज बमबारी कर रहा है। हूथीस कितने दिन तक गजा की हिमायत में अपना एक्शन जारी रख पाएंगे ये कोई नहीं जानता, मगर एवरेज दिमाग वाला हर इंसान ये ज़रूर बता सकता है या ये ज़रूर जानता है कि गजा या फ़लस्तीन के मसले का कोई मिलिट्री हल नहीं है। पिछले 18 महीनों में गजा बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। 50,000 लोगों की जान चली गई और अब भी किसी भी मुल्क ने इसराइल के खिलाफ फुल फ्लैश वॉर डिक्लेयर नहीं की है और कोई करेगा भी नहीं। ईरान हो या अरब मुल्क, कोई भी इसराइल से सीधी जंग नहीं लड़ना चाहता, कम से कम फिलिस्तीन के लिए तो नहीं। अपने ऊपर आ गई तो बात अलग होगी। अब तक किसी ने भी इन 18 महीनों में अपना एक भी फौजी फिलिस्तीन की जमीन पर नहीं उतारा। आप उठाकर चेक कर लीजिए।
इससे साफ है कि हर कोई दूसरे तरीके से, द सेकेंड वे, दूसरे तरीके से फिलिस्तीन का मसला सुलझाना चाहता है, और वो तरीका हथियारों के जरिए तो बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। असल में अब गजा के लिए जितने भी हथियार चलेंगे, जो भी चलाएगा, जितने भी हथियार चलेंगे, वो इसराइल के ही मदद करेंगे, और गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक वो जमीनें कब्जाता चला जाएगा। देख रहे हैं, जितना मामला खिंच गया सीज फायर का, ट्रंप आ गए और गजा कब्जाने की बात करने लगे। अब अगला सवाल यह है कि क्या ये अरब देश इसराइल से जंग लड़ सकते हैं? गूदा है। इसका अकेला जवाब है बहुत मुश्किल। कोई नहीं लड़ सकता, जंग लड़ ही नहीं सकता। अरब देशों ने 1948, 1967 और 1973 में इसराइल से डायरेक्ट जंग लड़ी, लेकिन हार गए। ये टोटल वॉर थी, 24 घंटे वाली जंग। आज की तरह नहीं, दिन, हफ्ते या महीनों में एक हमला करा और बैठ गए, ऐसा नहीं। अरबों की 3 करारी शिकस्त के बाद या पहले किसी ने भी इसराइल के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी। आज तक इसराइल से सिर्फ अरब मुल्क ही सीधी जंग लड़े हैं। दूसरी वजह यह है कि अरब मुल्क इसलिए जंग नहीं लड़ना चाहते क्योंकि अब इसराइल पहले से भी ज्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो इससे भी एक खौफ बैठा हुआ है कि भाई आज तो पता नहीं क्या करेगा, जैसे हिजबुल्लाह का पेजर वाला हमने देखा था। तीसरी वजह यह है कि अरब देश अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सऊदी अरब हो या यूएई, इन दोनों जैसे अमीर मुल्क लाखों बाहरी लोगों को रोजगार देते हैं, जिनसे करोड़ों लोगों के घर चलते हैं। किसी भी जंग की सूरत में ये लोग अपने अपने मुल्क लौट जाएंगे और इन अरब देशों की इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी, प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अरब देश इसराइल से दोस्ती चाहते हैं या कोई और प्लान है? कुछ मुल्क, कुछ देश दोस्ती चाहते हैं इसराइल से। यूएई जो है, बात खरी खरी कहेंगे, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया जैसे देश इसराइल से बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये देश मानते हैं कि इसराइल से दुश्मनी रखने से ज्यादा फायदे की बात उससे अच्छे रिश्ते बनाना है। कुछ देश इंतजार में हैं। सऊदी अरब ने भी अभी तक इसराइल को पूरी तरह कबूल नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ भी खुलकर नहीं जाता। मिस्र और जॉर्डन पहले ही इसराइल से शांति समझौता यानी पीस अकॉर्ड कर चुके हैं। कुछ मुल्क डर चुके हैं। पहले कई बार इसराइल को हराने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब ये सीधे टकराने से बच रहे हैं। मैं अरब मुल्क की बात कर रहा हूं, अभी ईरान पे नहीं आया। अब ये अरब मुल्क सीधे टकराने से बच रहे हैं और सिर्फ बैकडोर बातचीत और थोड़ी बहुत मदद तक लिमिटेड है। बस इतनी ही गजा के लिए इनकी कोशिशें हैं, जुम्बिशें हैं। अब 5वां सवाल मैं करूं तो ये कि अरब ममालिक की चुप्पी अक्लमंदी है या कमजोरी है? अक्लमंदी के नजरिए से देखें तो कुछ मुल्क को, कुछ देशों को यह लगता है कि जंग से फिलिस्तीन को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। और हकीकत यह है कि जंग से कोई फायदा नहीं होगा। 4 ड्रोन दाग दिए, 3 मिसाइल दाग दी, इससे कोई जंग जीत रही? वो देखो ना, रोज गिरा के टनों के हिसाब से बारूद सब बर्बाद हो गया, हमारे सामने नजर आ रहा है। जंग हल नहीं है, सब टेबल पे आती है। कमजोरी के नजरिए से देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि अरब देशों ने अपने फायदे के लिए फिलिस्तीन को अकेला छोड़ दिया है। क्या कोई बड़ा प्लान भी है? कुछ लोग मानते हैं कि अरब देश अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम भी नहीं कहेंगे इस बारे में कुछ। हमने पढ़ा है, कई एक्सपर्ट्स की राय देखी, उससे हम कंक्लूजन निकाल कर आपके सामने रख रहे हैं। अब अरब देश, अरब मुल्क कितना साथ देंगे फिलिस्तीन का सवाल ये है। अरब दुनिया फिलिस्तीन के हक में बयान देती है, मगर फौजी और सियासी तौर पर इसराइल से सीधे टकराने से बचती है। कुछ देश फिलिस्तीन में पैसा और राहत भेजते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर जंग में नहीं आता। खरी खरी बात यह है कि अरब देशों के अपने फायदे फिलिस्तीन के मुद्दे से कहीं ज्यादा अहम और ऊपर और बड़े हैं। कहते हैं ना, नफसी नफसी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो अपने फायदे फिलिस्तीन से अहम हैं। उनके लिए ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं, बल्कि जमीन के एक टुकड़े की जंग है। रही मस्जिद अल अक्सा की बात, कुछ लोग कहेंगे जज्बाती होकर, तो उसके साथ कुछ भी गलत करने की गलती इसराइल अभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इसी मुस्लिम वर्ल्ड के बीच रहना है और रिकॉग्नाइज भी होना है, अपने लिए मान्यता भी चाहिए। मेरा फाइनल कमेंट यह है इस बारे में कि शायद आने वाले वक्त में कुछ हालात बदलें, लेकिन अभी
गजा अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो तन्हा है। हाँ, उसके नाम पर एक दूसरे को गालियां देने वाले और लड़ने वाले आपको सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएंगे, जबकि उन दोनों के ही हीरो फिलहाल एक भी फौजी फिलिस्तीन की जमीन पर उतारने नहीं जा रहे। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर, पार्ट 2, ईरान की फिलिस्तीन को मदद, हकीकत या सिर्फ बयानबाजी। ईरान कर क्या रहा है, कितनी मदद कर रहा है, समझें। ईरान खुद को फिलिस्तीन और गजा का सबसे बड़ा हमदर्द और हिमायती बताता है, मगर सवाल ये उठता है कि क्या उसकी मदद वाकई गजा तक पहुंच रही है और क्या उससे कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है। आइए अब इसे भी आसान लफ्जों में समझें। और हमने ये प्रोग्राम बनाया ही इसलिए क्योंकि रोज इस बात पर बहस हो रही थी, ये कर रहा है वो नामर्द, वो गद्दार। कौन गद्दार है? कोई एक फौजी नहीं उतार रहा, कौन वफादार है? चलिए ईरान पर आते हैं। ईरान फिलिस्तीन की कितनी मदद कर रहा है, पैसा और हथियार से। ईरान या उसके सपोर्टर्स हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को पैसे और हथियार देने का दावा करते हैं। इसराइल और अमेरिका का भी यही कहना है कि ईरान इन ग्रुप्स को हथियार और ट्रेनिंग देता है। रॉकेट और टेक्नोलॉजी की अगर फील्ड में हम देखें तो हमास और इस्लामिक जिहाद के पास जो मिसाइल और ड्रोन हैं, उनमें से कई ईरान की मदद से बनाए गए हैं। ईरान ने दिए नहीं, ईरान की मदद से बनाए गए हैं टेक्नोलॉजी। हालांकि गजा तक सीधे हथियार भेजना मुश्किल है क्योंकि इसराइल की सख्त नज़र हमेशा रहती है, जंग हो या ना हो। राजनीतिक और नैतिक सपोर्ट, समझ रहे हैं आप। ईरान दुनिया में फिलिस्तीन का मुद्दा उठाता रहता है और इसराइल के खिलाफ बयान देता है। हर साल कुछ डे पर ईरान बड़े बड़े जलसे करता है जहां इसराइल के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। इन नारों से क्या होता है? जमीन पर कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, अपने अज़्म को दोहराया जरूर जाता है। क्या ईरान की मदद गजा तक पहुंच रही है? तो जवाब है कुछ हद तक हां। ईरान की मदद हमास और इस्लामिक जिहाद तक पहुंचती है, लेकिन कितनी तादाद में ये साफ नहीं है। ये वाली मदद जो है, जो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट को पहुंचती है, ये खास मदद है ना हथियारों की, ये वाली मदद गजा की लाखों की आम आबादी तक नहीं बल्कि चंद हजारों की रेजिस्टेंस फोर्स को ही पहुंचती है। इसराइल के हमलों के बावजूद हमास ने कई बार बड़े रॉकेट हमले किए जिनमें ईरानी टेक्नोलॉजी का हाथ माना जाता है। सीधी मदद भेजना मुश्किल है, क्यों? इसराइल और अमेरिका की निगरानी की वजह से ईरान के लिए हथियार और बड़ी मदद को गजा तक भेजना आसान नहीं है। गजा पर बारीक नजर रखी जाती है जिससे ईरान की मदद लिमिटेड हो जाती है। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान की मदद से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? फौजी ताकत बढ़ेगी, जवाब है, लेकिन जंग की सूरत नहीं बदलेगी। ईरान की मदद से हमास और इस्लामिक जिहाद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है दोस्तों कि इसराइल की ताकत के सामने ये बहुत छोटी है। सच कह रहा हूं। इसका सबूत गजा की मुकम्मल बर्बादी है। इसराइल के पास अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और उसकी टेक्नोलॉजी हमास से बहुत आगे है। एक सच्चाई यह है कि ईरान के दम पर छोटी लड़ाइयां तो हो सकती हैं, मगर बड़ी जंग नहीं। ईरान की मदद से हमास रॉकेट हमले कर सकता है, मगर इसराइल पूरी जंग में इसे रोकता है और रोक सकता है, और इसके बदले में, इन रॉकेट्स के बदले में वो बड़े बड़े बम मारेगा जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। और हो रहा है। इसराइल हर बार हमास पर बड़े हमले करता है और उसकी ताकत को कम कर देता है। अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। ईरान को भी अपने फायदे देखने होते हैं। जब अरब ममालिक के फायदे हैं तो ईरान के भी अपने फायदे हैं और सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ईरान चोरी छुपे फिलिस्तीन की मदद जरूर करता है, लेकिन उसे अपनी खुद की हिफाजत और बाकी मामलों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वो सीधी जंग में नहीं कूदता और ना आगे कूदेगा, वो सिर्फ पर्दे के पीछे से सपोर्ट देता है। इसराइल पर ईरान ने 2 बार मिसाइल हमले तब किए जब उसकी IRGC के बड़े कमांडर्स सीरिया और लेबनान में मारे गए। ये हमले फिलिस्तीन की वजह से नहीं हुए थे, साफ कर दूं, क्योंकि ईरान के बयान में भी ये था कि हमारे कमांडर्स को मारा, अब ये हमले कर। जैसे कि गजा की जंग से भी 2 साल पहले कासिम सुलेमानी जो टॉप कमांडर थे वो मारे गए थे। वो अटैक भी गजा की वजह से तो नहीं हुआ था, वैसे ही ये अटैक थे। इसके बदले में ईरान ने मिसाइल हमले इसराइल पर किए, फिलिस्तीन के लिए नहीं। फिलिस्तीन में तो 2 साल से जंग जारी है। अगर फिलिस्तीन के लिए हमले करता ईरान
तो अब तक ना जाने कर कितने हमले कर चुका होता, लेकिन क्यों नहीं किए? इसका जवाब जानने से पहले यह समझिए कि अमेरिका के लिए IRGC एक दहशतगर्द तंजीम है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वो उसके कमांडर्स को असैसिनेट करता है। अमेरिका उन 2 मिसाइल अटैक्स के अलावा इसराइल पर ईरान ने कोई भी डायरेक्ट हमला नहीं किया, वरना गजा की जंग तो 1.5 साल से चल रही है। अब तक तो कई बार हमला हो जाना चाहिए था, जो मैंने पहले कहा। ईरान ने ऐसा न करके बहुत समझदारी का काम किया। जवाब ये है, वरना ये जंग फ़लस्तीन की जंग ना रहकर एक रीजनल जंग बन जाती और इसमें अमेरिका भी खुलकर अपनी फौज उतार देता। ईरान को भी इस बात का इल्म है, इसीलिए वो कभी इस जंग में सीधे नहीं उतरेगा। असल में फ़लस्तीन के लिए ज़मीन पर सिर्फ फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ही लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई और कितने दिन जारी रहेगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उनके तमाम सीनियर लीडर्स भी मारे जा चुके हैं और अब उन तक हथियारों की सप्लाई भी बंद हो चुकी है, यानी हथियार ख़त्म हो रहे हैं। ईरान हमेशा फ़लस्तीन के लिए बयान तो देता है, लेकिन उसकी मदद पर्दे के पीछे लिमिटेड होती है। वो मजबूर भी है ईरान, क्योंकि उस पर तो खुद लाखों पाबंदियां लगी हैं। कैसे कर लेगा वो ये सब? अपने ही पचड़े इतने। ईरान से हमास को कुछ हथियार और टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन इसराइल से लड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल साफ साफ खरा खरा। जब तक अरब देश और बाकी मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड खुलकर साथ नहीं आएंगे, तब तक ईरान की मदद अकेले इसराइल को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ईरान मदद कर रहा है, मगर इतना नहीं कि गजा की किस्मत बदल जाए। ईरान की नीयत गलत नहीं है, लेकिन उसका वक्त सही नहीं है। अब आप सोचिए कि ईरान, मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड साथ नहीं आते, क्यों? अभी बताता हूं। अरब वर्ल्ड और ईरान दोनों फ़लस्तीन की हिमायत में अपनी अपनी तरह से लिमिटेड कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस गजा के लिए आंसू बहाने वाले एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, खासकर एक जमात के लोग। सोचिए, इनमें खुद तो इत्तेफाक है नहीं और ये तवक्को रखते हैं कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। अरे तुम तो एक हो जाओ। इसको गद्दार, नामर्द ये सब कहोगे, वो तुम्हारे साथ कद्दू आएगा। खैर, मेरी कोशिशें थी कि मैं आपको बता सकूं कि गजा के लिए कौन क्या कर रहा है। मुझे मालूम है इससे भी बहुत से लोग ना इत्तेफाकी जाहिर करेंगे, ये उनका हक है। बैलेंस रिपोर्टिंग या बैलेंस बात करना आजकल सबसे घातक काम है। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, दोनों तरफ से ही हो जाते हैं। लेकिन हम अगर किसी वजह से किसी को हीरो बना दें बेवजह, और किसी को सिर्फ बेवजह जलील कर दें, तो क्या हम वाकई कभी इंसाफ कर पाएंगे? ज़रा सोचिएगा। मेरी कोशिश यही है। आप समझ नहीं रहे हैं कि वक्त क्या है। सलामत रहिए, खुश रहिए।